लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे गति का समीकरण। गति के समीकरण में पहला समीकरण है, ग्राफ आप देख सकते हैं। मान लिया कि कोई वस्तु है, वह u वेग से, उसका प्रारंभिक वेग ही क्या है, u है। u वेग से क्या है, गतिमान है। और t समय के बाद, ये दो का समय पर क्या दर्शाया गया है, t दर्शाया गया है। तो t समय के बाद उसका वेग बढ़कर के क्या हो जाता है, v हो जाता है। t समय के बाद उसका वेग बढ़कर के क्या हो गया, v हो गया। ठीक है। तो अब इसमें गति के प्रथम समीकरण में जो आपका क्या है, v बराबर u प्लस क्या है, at, जो उसका वेग है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो इसका जो स्लोप है, जो ढाल है, उस त्वरण की परिभाषा को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, त्वरण की परिभाषा सबसे पहले आप इसके थ्योरी को देख लें। इसमें लिखे क्या है, माना एक समान त्वरण। त्वरण कैसा है, एक समान है। जो त्वरण है वह एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है। त्वरण जो होगा वो निश्चित होगा। एक समान त्वरण ए से कोई पिंड क्या है, गतिमान है, और उसका प्रारंभिक वेग u है। जो प्रारंभिक वेग क्या है, u है। इसको ओ ए से प्रदर्शित किया गया है, ग्राफ में ओ ए से प्रदर्शित किया गया है। यह आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है। और t समय के बाद जब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वस्तु का क्या हो गया है, वेग परिवर्तित हुआ है। तो अब वेग आपका जो t समय के बाद वेग है वह क्या हो गया, आपका v हो गया। यहाँ पर लिख लें, माना प्रारंभिक वेग बराबर ओए, ठीक है। और ओए को क्या मान सकते हैं, u मान सकते हैं। उसके बाद अंतिम वेग बराबर क्या है, यहां पर स्थानांतरण करते हैं, ए बी सी कर, सी बी क्या है आपका, अंतिम वेग है। और सी बी का वैल्यू कितना आपका, v है। ठीक है। उसके बाद से वेग u से v होने में जो समय लिया जा रहा है वह क्या है आपका, उसी है। तो समय क्या है, समय बराबर ओसी, और ओसी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलेंगे त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या कहता है, त्वरण की परिभाषा में वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, त्वरण। त्वरण को आप किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इसका इंग्लिश होता है, उसके पहले अक्षर ए से क्या डिनोट करते हैं, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, इसका प्रारंभिक वेग आपका u तो है ही, अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो इसके बीच का जो अंतर होगा वही क्या है, वेग में परिवर्तन है। तो क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग में को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग आपका क्या है, v, प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u बटे क्या, समय। ठीक है। ये आपका वेग परिवर्तन की परिभाषा से अब लिखेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे मत लिखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर प्रारंभिक वेग आपका ओ ए, और अंतिम वेग आपका क्या है, सी बी। क्या लिखा है ना, सी बी माइनस ओ ए बटे टाइम जो समय है, समय क्या आपका ओ सी। ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, सी बी का वैल्यू कितना है, सी बी का वैल्यू आपका वी माइनस ओ ए का वैल्यू कितना है आपका, यू है, बटे ओसी का वैल्यू कितना है आपका, टी है। तो यहाँ से आपको गति का प्रथम समीकरण मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिज्या पूरा कर देंगे, गति का प्रथम समीकरण मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो 80 बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 बराबर हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है। अब इसको जरा, इसमें निगेटिव सिंबल है, निगेटिव सिंबल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। पक्षांतर करके जब पॉजिटिव बनाएंगे तब क्या मिल जाएगा, v माइनस यू प्लस 80। ये आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण। इसको आप द्वितीय समीकरण मानना है और इसको आप मानना है प्रथम समीकरण। लेकिन गति का प्रथम समीकरण ये त्वरण की परिभाषा से, और इसके बाद आपका क्या बनाना है, स्टार बनाना है, क्योंकि यह स्टार फंक्शन है और तीनों समीकरणों में क्या आएगा, काम आएगा। यह जो त्वरण की परिभाषा है तीनों समीकरणों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण।
द्वितीय समीकरण। अब द्वितीय समीकरण में क्या है, माना कोई वस्तु t समय लिखेंगे, माना कोई पिंड t समय s दूरी तय करता है, s दूरी तय करता है, तो इस दूरी को OABC के क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस दूरी को OABC के क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसको आपको प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए भी जो लिखवाया गया था, प्रारंभिक वेग आपका क्या है, u है, वो क्या है प्रारंभिक वेग है, और अंतिम वेग क्या है, cv है, जो v है। ठीक है, इस तरह से इसका ही प्रयोग आपको करना है, क्योंकि इसके पहले लिखवा दिया गया है, अब इसका दोबारा प्रयोग न किया जाए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी छोटा है, आपको इसमें भी सब कुछ प्रदर्शित कर दिया जाए। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या है, माना कोई पिंड है, वो t समय में s दूरी तय करती है, यह जो दूरी तय करती है उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जो OABC का क्षेत्रफल बन रहा है उसके क्षेत्रफल के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षेत्रफल OABC जो ग्राफ बन रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो OABC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फिगर बन रहे हैं। तो पहला फिगर क्या है आपका, OABC का क्षेत्रफल जो आयत है, और उसके ऊपर का फिगर जो है ADB का क्षेत्रफल जो त्रिभुज है, लेकिन वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसके मतलब कि इसका जो दूरी है इसके क्षेत्रफल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसलिए तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल, OABC के क्षेत्रफल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो फिगर में बांट सकते हैं। OABC का क्षेत्रफल आयत है, आयत OABC का क्षेत्रफल प्लस ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। और चलिए दूरी को हम किससे ढूंढ करते हैं, से ढूंढ करते हैं। तो यह बराबर हो जाएगा आयत OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल, इसमें क्या है क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसका क्या है आपका t है, चौड़ाई क्या है आपका u है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं OC गुणे OA, OC गुणे OA प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या है 1/2। इसमें आधार क्या बन रहा है, t बन रहा है। जो आपका AD है OC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, क्योंकि जो आयत होता है उसकी समभुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जो AD है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं AD बराबर OC लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें AD, आधार क्या है आपका AD, ऊंचाई आपका क्या है BD, ठीक है यस। उसके बाद से OC का वैल्यू क्या है T, OA का वैल्यू कितना है U प्लस हाफ, AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू हम T के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, गुणे T, BD का वैल्यू क्या लिख सकते हैं BD। इसलिए क्या है आपका अंतिम वेग क्या है v। अब v में से आप नहीं क्या है अंतिम वेग cv वेग, cv में से हम OA घटा दे रहे हैं, तो बचेगा आपका क्या BD बचेगा, ये बचेगा। तो BD बचेगा, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो cv है उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, OA घटा रहे हैं, तथा v में से क्या घटा रहे हैं, u को घटा रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं v माइनस u, हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, क्या बनता है आपका ut प्लस हाफ गुणे t। अब यहाँ पर एक स्टार प्रश्न हम बनाए थे, वो स्टार प्रश्न क्या था, a बराबर v माइनस u बटे t।
v माइनस यू का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पर v माइनस यू का वैल्यू रखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एटी बराबर v माइनस यू कर सकते हैं। तो मात्रा की क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू v माइनस यू का वैल्यू, v माइनस यू का वैल्यू क्या है आपका 80, तो क्या मिल जाएगा आपको, s बराबर ut प्लस हाफ 80 का t में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या बन रहा है आपका 80 स्क्वायर। यह आपका है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे गति का तृतीय समीकरण। इसको राउंड डाउन तो कर ही दिया होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें गति का तृतीय समीकरण। फिगर सेम एक ही बराबर रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपकी बदल जाती है। जो त्वरण का परिभाषा है, त्वरण का परिभाषा के माध्यम से उसका मान आप अलग अलग रख सकते हैं। तो इसके लिए आप थ्योरी लिखें, माना t समय में नहीं, ग्राफ से t समय में चली गई दूरी यस को समलंब ओ ए बी सी के क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके क्षेत्रफल द्वारा ओ ए बी सी के क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चली गई तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या है, समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब समलंब का यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना जरूरी है। तो समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला आपका क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, अब क्या है, चली गई दूरी को हम ऐसे भी करते हैं, यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है, समांतर भुजाएं कौन कौन सी। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज आपका बन क्या रहा है, ओ ए बी सी आपका समलंब चतुर्भुज बनता है। तो इसमें जो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वही समांतर भुजाएं हैं। तो जो आपका ओ ए है और सी बी है क्या है, समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाओं का योग सबसे पहले आपको लिखना है, तो ओ ए प्लस बी सी गुणे लंबवत ऊंचाई पर क्या है, सी ओ सी। तो यस बराबर आपका हो जाएगा 1/2 ओ ए का वैल्यू कितना है, यू प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, वी गुणे लंबवत ऊंचाई पर कितना है, ओ सी टी। तो यस बराबर क्या मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे त्वरण की परिभाषा से, एक बार और देख लेते हैं। त्वरण की परिभाषा क्या थी आपकी, यहाँ पर एक छोटे से खंड में देखना है, ए बराबर क्या था, v माइनस यू बटे टी, यही था। यहाँ से आपको t का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप t का वैल्यू निकाला, तो t का वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलता क्या है, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। इसका वैल्यू मिल गया आपको, t का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब t का वैल्यू यहाँ पर काम करते हैं, तो क्या मिला 1/2। इसको आप u प्लस v लिखना है या फिर v माइनस यू लिख लें, मान लो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, लागू होता है, यो का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, v माइनस यू। ठीक है, अब t का वैल्यू क्या रख रहे हैं, v माइनस यू बटे ए। ठीक है, जरा ऊपर वाले को हम हटाते हैं, इरेज करते हैं।
इतने में हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या है यस बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, एक का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको 1/2a, 1/2a। और क्या मिला आपको v माइनस u, देख रहे हैं। उसके बाद क्या मिला v माइनस नहीं v प्लस u है यहाँ पर। ठीक है, v प्लस u। और यहाँ पर क्या मिला आपको v माइनस u, v माइनस u। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 2a यस बराबर। अब एक आपका सर्वसंख्या है, उस सर्वसंख्या के अंतर्गत क्या है, जैसे मानिए इस तरह का कोई सर्वसंख्या है, a प्लस बी एक कोष्टक में है और a माइनस बी एक कोष्टक में है। इसको सर्वसंख्या के अनुसार हम इसका इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसंख्या का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद से जरा इसको हम सबको पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको v स्क्वायर। अब जब माइनस u स्क्वायर को बराबर के बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो निगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 2as प्लस u स्क्वायर। अब पूरे का पक्षांतर करते हैं तो सिंबल में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या हो गया गति का तृतीय समीकरण हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से आप देखेंगे इस पर कौन से कंडीशन लागू होते हैं गुरुत्व के अंतर्गत। उसके बाद से पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, ये सब कंडीशनें लागू होती हैं, उसको अगले पार्ट में बताया जाएगा आपको। यह था आपका कौन सा पार्ट था, पार्ट